चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस ऑफ कोर्स आप सभी लोगों के लिए लेके आती हूँ। आप सब लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे क्योंकि अभी जो है जेआरएफ अड्डा पे अपन ने कोर्स को डिसकंटिन्यू किया हुआ है, क्योंकि एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले मैं कोई कोर्स जो है वो सेल करने में बिलीव नहीं करती हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये दिया। बट अब बहुत सारे बच्चों के सपोर्ट टीम पे कॉल आ रहे हैं, इसलिए मैं अनाउंस जरूर कर दे रही हूँ कि जो दिसंबर वाला बैच है वो मैं 25 जून को रजिस्ट्रेशन उसके शुरू करवाऊंगी और जो क्लासेस होगी वो 1 जुलाई से आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। कोर्स में कितने रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे, कितने लाइव सेशंस मिलेंगे और कितने डाउट सेशंस मिलेंगे। नए यूआई पे काम अभी हो रहा है क्योंकि पुराने वाले यूआई का इंटरेक्शन मुझे खुद भी इतना फ्रेंडली नहीं लगा था, तो इसीलिए अब कंप्लीटली नए यूआई के साथ में हम 1 जुलाई से सेशन शुरू करेंगे। 25 जून से अपन नया बैच एनरोलमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं अनाउंस कर दे रही हूँ। इसका कोर्स प्राइस जो है फिलहाल के लिए तो इतना ही डिसाइडेड है, 6,999 रुपीज, वही जो पिछले साल था। और जो आप लोगों की हैंड रिटन नोट्स है मेरे घर पर आपके प्रिंटेड नोट्स डिलीवर हो जाएंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर। 2,999 रुपए के वो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, जिसकी 6 बुकलेट्स हैं जो आप लोगों को घर पर डिलीवर होगी, है ना। ये कंप्लीट पैकेज है। पेपर 1 भी आएगा इसमें, पेपर 2 भी आएगा। जो हैंड रिटन नोट्स है वो आप सभी लोगों को दिए जाएंगे केवल पेपर 2 के, और पेपर 1 के बैक बेंचेस वाली पीडीएफ अगर आप लेना चाहो तो वो जरूर इसमें मैं इंक्लूड कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको सपोर्ट टीम पर कॉल करके बार बार ये कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि मेरा नया बैच जो है वो 25 जून से उसका एनरोलमेंट मैं शुरू करूंगी, ठीक है। आपको इस तरीके के एज क्वेश्चंस दिए जाते हैं। देखो, एज क्वेश्चन का सबसे पहले तो फॉर्मेट समझना जरूरी है, या आप कोई भी टॉपिक पढ़ो फॉर्मेट पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आपको रेशियो वाले क्वेश्चंस यहां पर मिलेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल इस तरीके से। मैं क्या बोल रही हूं, आप लोगों को एग्जाम के अंदर या क्वेश्चन में हमेशा ही 2 रेशियो दिखेंगे। जैसे कि यहां पर आप देखो, अर्नव्स एज 6 इयर्स या आफ्टर 6 ईयर विल बी 3/7 ऑफ हिज फादर। तो अब ऑब्वियस सी बात है 3/7 ऑफ हिज फादर, तो जाहिर सी बात है कि आप सबको ये पता लग गया है कि जो आप लोगों का अर्नब है और जो उसके फादर है उनकी एज का रेशियो 3:7 है। ये हम लोगों को कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है। दूसरा रेशियो गिवन है कि 10 इयर्स अगो इनका जो रेशियो था वो था 1:5। तो आपको अर्नब के फादर की प्रेजेंट एज निकालनी है, और ये आपका सबसे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एज के अंदर पूछे जाते हैं। बट इनसे मैं आपको फॉर्मूला क्लियर कर दूंगी और आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आराम से बनाना आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताती हूं कि आपको सिर्फ एक ही चीज निकालनी है, जिसको मैं बोलती हूं बेस डिजिट। अब क्योंकि फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया है कि आपके पास में 2 रेशियो रहते हैं, दैट इज R1 एंड R2 एंड R3 एंड R4। फॉर एग्जाम्पल ले रही हूं, और ये मैं लेती हूं टोटल टाइम गैप। टोटल टाइम गैप मतलब जैसे कि इस क्वेश्चन में 7 साल बाद की बात हो रही है और 10 साल पहले की बात हो रही है, तो जो टोटल एज डिफरेंस हो गया या टोटल टाइम का गैप हुआ है वो 17 साल का हो गया है। मैं किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं ले रही हूं, जो 2 रेशियोज मेरे पास में आते हैं उनके बीच में टोटल कितने टाइम का डिफरेंस गिवन है वो आपको लेना है, तभी ट्रिक बहुत सही तरीके से काम करेगी। बेस डिजिट निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है। सबसे पहले तो जो भी आप लोगों के पास में लास्ट ईयर का डिफरेंस हो, लास्ट ईयर का डिफरेंस मतलब क्या है, देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं यहां पर कहीं खड़ी हूं, ये मेरा प्रेजेंट है तो ये मेरा पास्ट होता है, और ये जो है ये मेरा फ्यूचर होता है। तो आपको जो भी नीचे वाला एज है ना, नीचे वाला कभी कभी होगा प्रेजेंट और पास्ट में गिवन होगा तो प्रेजेंट नीचे आएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि पास्ट और उससे भी पुराना पास्ट गिवन होगा तो ये भी आपका नीचे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, नीचे वाले रेशियो को देखना है जो कि लेटेस्ट एज का रेशियो होता है, इनका लेना है आपको डिफरेंस, मल्टीप्लाई इसको कर देना है टोटल टाइम गैप से, और डिवाइड कर देना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियोज के डिफरेंस से। अभी समझाती हूं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। करना क्या है, आप लोगों को लास्ट ईयर के रेशियो का डिफरेंस यानी कि अकॉर्डिंग टू आर कंसिडरेशन R4 में से R3 को माइनस करना है। आपको टोटल टाइम गैप जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है वो लेना है, टोटल टाइम गैप जो भी गिवन हो, डिवाइड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियो से, मतलब कि R4 से मल्टीप्लाई करना है आपको R1 को, और माइनस कर देना है R2 मल्टीप्लाई R3 को यहां पर।
अब ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस वाली चीज है कि एज कभी नेगेटिव में तो आ नहीं सकती, तो अगर आपका R2 मल्टीप्लाई बाय R3 बड़ा आ जाए तो आप इसको इधर रख देना, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एडजस्ट कर लेना, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव में आती नहीं है। या फिर आप ऐसे ही सॉल्व कर लेना, नेगेटिव आए तो उसको आप डिस्कार्ड कर देना, पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, या आप कह सकते हो कि आप साइन को हटा देना, सिर्फ और सिर्फ आप लोग मैग्नीट्यूड ले लेना, ठीक है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये ट्रिक आपके काम आ भी रही है या नहीं काम आ रही है, राइट। तो आइए जी ट्रिक को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोगों से कह रहा है कि अर्नव की जो एज थी वो 6 साल के बाद में 3/7 हो जाती है उसके फादर की। अब मान लीजिए कि ये क्या है, प्रेजेंट लाइन है, तो 6 साल बाद के अंदर 3:7 इनकी एज हो जाती है। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि पापा की एज बड़ी होगी तो 7 जो है वो पापा की साइड ही आएगा। तो ये है अर्नव और ये है फादर, ठीक है जी। आपसे कह रहा है कि 10 साल पहले जो इनका रेशो था, मतलब अगर हम यहां पर हैं तो इसके 10 साल पहले जो इनका रेशो था ना वो था जी 1:5 का। ओके जी, रेशो कितना था, 1:5 का था। यानी कि मैं टोटल आप लोगों से बोलूं तो टोटल कितना डिफरेंस आ रहा है, टोटल डिफरेंस आ रहा है 16 का। तो टोटल टाइम गैप जो है वो मेरा कितना आ गया, टोटल टाइम गैप मेरा आ गया है 16 का। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, लास्ट ईयर का जो रेशो का डिफरेंस है, लास्ट ईयर का रेशो डिफरेंस है 4, और फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और 7 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आ जाएगा जी 15 आ जाएगा। कितना आ गया, 15 आ गया। अब और कुछ भी नहीं करना है, 15 में से ऑब्वियसली 7 आप घटाओगे, क्योंकि 7 में से 15 घटा के तो नेगेटिव आ जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 8। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 8 आप लोगों के पास में आ जाएगा। इस 8 से आप इस 16 को काटेंगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा, और टोटल बेस डिजिट आपके पास में आ जाएगा 8। टोटल कितना आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा। अब आपको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास में जो भी रेशो आया है ना, उस रेशो के अंदर आपको 3:7 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। ये आपका रेशो निकल चुका है। यानी कि अगर मैं बात करूं आप लोगों की, तो देखो आप चाहो तो 7:3 से भी या 3:7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो तो 1:5 से भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो। मैं सोचती हूँ क्यों ना ऊपर वाले से कर ले, तो यूजुअली मैं ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई करती हूँ, तो चलिए ये करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 40, 8 आ गया और 40 आ गया। आपसे ये कह रहा है कि अर्नब के फादर की प्रेजेंट एज कितनी है, तो प्रेजेंट एज अगर मुझे निकालनी हो यहाँ पर, तो ये आ गया है आप लोगों के पास में कितना, 40 के अंदर आप लोग क्या करोगे, 10 ऐड करोगे, तो आंसर आप लोगों के पास में आ जाएगा 50। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हर बार आपको यही चीज करनी है, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि तेज हो गया है तो थोड़ा सा पीछे जाइएगा, दोबारा से देखिएगा, बट मेरी ये गारंटी है कितना डिफिकल्ट रेशो आ जाए, कितना बड़ा टाइम गैप आ जाए, कितनी भी डिफिकल्ट लैंग्वेज आ जाए, एज का क्वेश्चन इससे सिंपल तरीके से हम नहीं कर सकते। मैं जानती हूं कि कुछ लोग जो है वो अनुपात बना के करते हैं, रेशो बना के करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स ले लेते हैं और उसके बाद में करते हैं, बट मेरे हिसाब से बेस डिजिट बनाना अगर आपको एक बारी आ गया तो आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो आप इसे कर सकते हो। एक आपके पास में क्या होता है, पैरामेट्रिक टेस्टिंग होती है, और एक आप लोगों के पास में होती है नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग। दो तरीके की टेस्टिंग है जो हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। सबसे पहले आती है पैरामेट्रिक टेस्टिंग। पैरामेट्रिक टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब आप आपकी पॉपुलेशन के ऊपर कोई ना कोई पैरामीटर लगा सकते हो, आप अपने रिस्ट्रिक्शंस, अपने बाउंडेशन लगा सकते हो आपकी पॉपुलेशन के ऊपर, तब हम उस टाइप के टेस्टिंग को बोलते हैं पैरामेट्रिक टेस्टिंग। वेयरएज जब हम चीज़ों में पैरामेट्रिक टेस्टिंग नहीं लगा सकते तो मजबूरन हमको कौन सी लगानी पड़ती है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग। हम जिन पर हमारी पॉपुलेशन के ऊपर हम लिमिटेशंस नहीं लगा सकते, अजम्पशंस नहीं लगा सकते, तो कौन से टाइप की टेस्टिंग हो जाती है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग आप लोगों की हो जाती है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है अपनी पॉपुलेशन के बारे में वो कंप्लीटली नोन होती है पैरामेट्रिक के अंदर, वेयरएज नॉन पैरामेट्रिक के अंदर आप लोगों को अनअवेलेबल होती है, अवेलेबल नहीं होती है, नोन नहीं होती है। देन आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यूजुअली मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व मिलता है, आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, वेयर एज आपके पैरामेट्रिक के अगेंस्ट जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग है उसमें कभी भी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नहीं मिलता है। सही है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी कौन से टाइप की स्केल्स लग सकती है, तो इंटरवल और रेशियो स्केल्स यहाँ पर काम करती है, वेयर एज जो आपकी स्टार्टिंग की दो स्केल्स थी नॉमिनल और ऑर्डिनल, वो आप लोगों की काम करती है नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग के साथ में। जैसे कि आप लोगों को याद होगा नो IR हमने पढ़ा है, याद भी किया है, तो नो मतलब नॉमिनल, ओ मतलब ऑर्डर,
आई मतलब इंटरवल और आर मतलब रेशो। तो ये जो स्टार्टिंग के दो हैं ये तो जाते हैं नॉन पैरामेट्रिक के, और ये एंड के दो हैं ये किसके पास आ जाते हैं, पैरामेट्रिक टेस्टिंग के पास में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो किस बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग हो रही है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है आपकी, मीन, पैरामेट्रिक टेस्टिंग के लिए। नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग के लिए क्या है, मीडियन। ठीक है जी। अगर यहाँ पर बात करें तो हम लोग वेरिएबल्स पर काम करते हैं, वेयरएज यहाँ पर वेरिएबल्स और उनके एट्रीब्यूट्स दोनों पर काम कर सकते हैं। नाम से भी समझ में आ रहा है, नॉमिनल स्केल लगा रहे हो, कैटेगोरिकल डेटा पर ज्यादातर आप लोगों का ये काम करता होगा, नॉमेनक्लेचर पे ज्यादा काम करता होगा। नो IR वाला वीडियो देख लीजिएगा। कोरिलेशन टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो आप सभी के पैरामेट्रिक टेस्टिंग के अंदर पियर्सन का कोरिलेशन टेस्ट लगता है। नाम कैसे याद रखेंगे, P फॉर पैरामेट्रिक, P फॉर पियर्सन। वेयरएज अगर नॉन पैरामेट्रिक की बात करूं तो आप लोगों का जो बचा हुआ है दैट इज स्पीयरमैन। यहां से आप सभी लोगों को इस फ्लो चार्ट से या बेसिकली इस टेबल से, डिफरेंस टेबल से आप सभी लोगों को बहुत ही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो देखने मिले हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आपको मापन स्तर से और आप सभी लोगों का कोरिलेशन कौन सा लगता है, पियर्सन किस में लगता है और स्पीयरमैन किससे लगता है, इस पर सवाल आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा पिछले सालों के एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है जी। तो हम लोगों ने पैरामेट्रिक पढ़ लिया, हम लोगों ने नॉन पैरामेट्रिक पढ़ लिया। अब उसी बिहाफ पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमने जो अभी चीज़ें पढ़ी थी, क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी मैम, हम लोगों ने ये चीज़ सीख ली थी कि आपके पास में जो है वो क्या हो सकता है, पर्पज़ आप लोगों की टेस्टिंग का क्या होता है। देखो आपके पास ना जो पर्पस होता है वो बिल्कुल स्पेसिफाइड होता है। या तो आप लोग कंपैरिजन करना चाह रहे हो कि भाई दो चीजों के बीच में क्या कोई डिफरेंस है कि नहीं है, ठीक है ना। और आप अगर ये डिफरेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हो, आप दोनों ही टाइप के डेटा के ऊपर काम कर रहे हो, आपका क्वालिटेटिव डेटा भी और आप लोगों का क्वांटिटेटिव डेटा भी। ठीक है जी, क्वालिटेटिव डेटा भी और क्वांटिटेटिव डेटा भी। तो आप सभी लोग किस पर काम कर रहे हो, आप लोग टी टेस्ट के फैमिली पर काम करोगे। अब जो ये स्टूडेंट टी टेस्ट है इसकी बहुत बड़ी फैमिली होती है। ये आप लोगों का पेयर्ड भी हो सकता है, ये आप लोगों का अनपेयर्ड भी हो सकता है, ये आप लोगों का वन टेल्ड भी हो सकता है, ये आपका टू टेल्ड भी हो सकता है। अलग अलग प्रकार के आप लोगों के पास में स्टूडेंट टी टेस्ट होते हैं, है ना। इनकी फैमिली बड़ी जॉइंट फैमिली है इसकी। तो जो स्टूडेंट टी टेस्ट है वो दोनों ही तरीके के डेटा पे काम करता है, पर इनका मेन एम क्या होता है, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना, देखना कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से कैसे अलग है, ये फाइंड आउट करना। ठीक है। अब इमेजिन करो कि आपके पास में क्या है, आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है ना, आपको डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है। बट आप लोगों से कहा जा रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा पे काम कर रहे हैं, कंटिन्यूस डेटा पे, क्वांटिटेटिव डेटा पे काम नहीं कर रहे हैं। तो हमको कौन सा लगाना होता है, हम लोगों को काई स्क्वायर टेस्टिंग यहाँ पर लगाना होता है। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए कि मैं रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, रिलेशनशिप फाइंड आउट, कि मैम आपने जैसे बताया ना कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से आखिर रिलेटेड है भी कि नहीं रिलेटेड है। मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरे पास में डेटा का टाइप क्या है, क्वांटिटेटिव टाइप है। तो हम लोग कौन सा टेस्ट लगाते हैं, कोरिलेशन। दो ही तरीके के कोरिलेशन टेस्ट है जो मैंने आपको पढ़ाने हैं यहाँ पे, पियर्सन और स्पीयरमैन। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, पहले तो वो रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहा होगा, कॉन्टिन्यूस डेटा पे, क्वांटिटेटिव डेटा पर काम कर रहा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ढूंढेंगे पर्पस क्या है, टेस्टिंग जो है वो किस पर लगाई जा रही है। अगर टेस्टिंग जो है वो दो मीन वैल्यूज पे लगाई जा रही है तो हम स्टूडेंट टी टेस्ट के पास में चले जाएंगे। मैम दो से ज़्यादा मीन वैल्यूज़ का कंपैरिजन हो तो भी हम इसी की फैमिली के पास जाएंगे, क्योंकि इसी की फैमिली में इनके बड़े भैया भी आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अनोवा भैया, है ना। इन्हीं के बड़े भैया हैं, वो भी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पे ही काम करते हैं। कुल मिला के ये भी मीन वैल्यू के कंपैरिजन पे ही काम करता है। अगर मुझे दो या दो से ज़्यादा मीन वैल्यूज़ को कंपेयर करना है तो उसके लिए बेस्ट टाइप का टेस्ट कौन सा होता है, अनोवा टेस्ट होता है। ये 2022 के अंदर आप सभी लोगों का सवाल भी बना था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को अभी बोला कि बेस्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग इन ऑर्डर टू कंपेयर मीन वैल्यूज इज नॉट स्टूडेंट टी टेस्ट, इट इज अनोवा टेस्टिंग। इनके बड़े भैया ही है ये, आप मान के चल लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आपके पास में पर्पस जो है वो एकदम स्पेसिफाइड है, आप लोग क्वालिटेटिव डेटा पे काम कर रहे हो, और आप लोगों को मैं कीवर्ड यहां पर दे रही हूँ काई स्क्वायर टेस्टिंग का, दैट इज फिटनेस ऑफ गुडनेस। अगर आप चेक कर रहे हो तो आपके पास में जो है वो कौन सा टेस्ट आता है, आपके पास में काई स्क्वायर टेस्टिंग आता है।
क्या आता है जी, काई स्क्वायर टेस्टिंग। इमेजिन करिएगा कि हमारी देश की सरकार ने डिसाइड किया कि हम लोगों को एक ओवर ब्रिज बनाना है, ठीक है ना। अब जब हम लोगों को एक ओवर ब्रिज बनाना है तो उस समय पर हम लोगों ने एक पायलट स्टडी करी होगी, एक प्रोजेक्ट बनाया होगा, एक मॉडल तैयार किया होगा। तो उस मॉडल को हम ये जज करना चाह रहे हैं, उस पर पायलट स्टडी करना चाह रहे हैं, मतलब उसको जज करना चाह रहे हैं कि यार ये जो है ये कितना सही है, क्या ये अप्रोप्रिएट है प्लान की नहीं अप्रोप्रिएट है। तो उस समय पर आप लोगों के पास में क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है, आपके पास में सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा ही है। तो आप क्वालिटेटिव डेटा के बीच में कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हो कि अगर ये करते हैं तो इससे ये रिजल्ट आएगा, ये करते हैं तो ये रिजल्ट आएगा, दोनों में से कौन सा बेटर है। यानी आप ये चेक करना चाहते हो कि जो भी आपने प्लान बनाया था क्या उसका फिटनेस है, अप्रोप्रिएट है वो टेस्ट या नहीं है। ऐसे समय पर जब आप फिटनेस ऑफ गुडनेस चेक करते हो तो ये चीज़ आप लोगों की काई स्क्वायर टेस्टिंग में होती है। आप लोग ये भी याद रखना, जो आप लोगों का काई स्क्वायर टेस्टिंग है उसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, और ये इकलौता आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने वाले इकलौते, मतलब इकलौते तो नहीं बोलूँगी, 2-4 और है जो आप लोगों के नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग होते हैं, उनमें से एक है ये। कुल मिला के जो फेमस टेस्ट आप लोगों ने आज तक नाम सुना होगा, जिनका स्टूडेंट टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, अनोवा हो गया, ये सब एक बिरादरी में है, सारे पैरामेट्रिक है, सिर्फ एक यही है जो इनकी बिरादरी से अलग है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग में चला जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का जो सैंपल है, सैंपल का साइज कितना है। मान लीजिए कि सैंपल का साइज है स्मॉल, ठीक है जी, स्मॉल मतलब लेस देन 30 है। फॉर एग्जाम्पल सैंपल का साइज जो है वो कितना है, लेस देन 30 है। तो हमेशा याद रखेंगे जब आप लोगों का सैंपल का जो साइज है वो क्या होता है, लेस देन 30 होता है। तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करना चाहते हैं, हमको ये पता होना चाहिए, हम लोगों को इमेजिन करिएगा कि जो मीन वैल्यूज हैं उनका क्या करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। सैंपल साइज जो है वो लेस देन 30 है और मीन वैल्यू का मेरे को कंपैरिजन करना है। तो इस सिनेरियो के अंदर मुझे कौन से टाइप का टेस्ट लगाना है, आप लोगों को लगाना है स्टूडेंट टी टेस्ट। बात ही खत्म। आपको क्या लगाना है, स्टूडेंट टी टेस्ट लगाना है। सेम सिनेरियो चल रहा है, इमेजिन करेंगे, और आपको मैं बोल दे रही हूँ कि जो सैंपल है उसकी जो साइज है वो स्मॉल नहीं है, वो है आप लोगों के लिए लार्ज। मतलब इमेजिन करिए कि वो कैसी है, ग्रेटर देन 30 है। और आप सेम वही मीन का कंपैरिजन करने की बात कर रहे हो, तो आपके पास में कौन सा टेस्ट आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा आपका जेड टेस्ट। कौन सा आ जाएगा, जेड टेस्ट। अब देखो यहीं पर एक छोटा सा ट्रिक और है जो हम अप्लाई करने वाले हैं। अब इमेजिन करिएगा कि मैं आप लोगों से ये बोल रही हूं कि आपके पास में ये थी आपकी पॉपुलेशन, है ना। आपने पॉपुलेशन से क्या निकाला, सैंपल निकाला फॉर द फर्स्ट टाइम, और आपने दोबारा से सेम ही पॉपुलेशन में से दोबारा से क्या निकाला, सैंपल निकाला। सैंपल 1 और सैंपल 2 आपने सेम पॉपुलेशन से निकाला। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो सैंपल के लिए क्या हो सकता है कि इमेजिन करिएगा मैम आपके पास में ये एक पॉपुलेशन और आपके पास में ये एक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन 1 एंड पॉपुलेशन 2। आपने इसमें से निकाला सैंपल 1 और इसमें से आप लोगों ने निकाला सैंपल 2। समझ रहे हैं, सेम पॉपुलेशन में से 2 बार सैंपल निकाली है और अलग अलग पॉपुलेशन में से सैंपल निकाली है। अब आप सोच के देखिएगा यहां पर जो आपकी सैंपल 1 है और सैंपल 2 है, क्या ये एक दूसरे से किसी भी तरीके से रिलेटेड हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो ये कैसी है, ये इंडिपेंडेंट सैंपल्स कहलाती है। क्या कहलाती है, इंडिपेंडेंट सैंपल्स कहलाती है। वेयर एज इस वाले केस पे आके देखेंगे तो आपके पास में सेम ही पॉपुलेशन से आपने 2 बार सैंपल निकाली है। आप अगर देखें तो यहां पर आपके पास में ये जो सैंपल्स हैं ये डेफिनेटली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने वाली है। सही है। एक जगह मैंने बोला कि 2 अलग अलग पॉपुलेशन ऐसे अलग अलग सैंपल निकाली, इंडिपेंडेंट सैंपल है, सेम ही पॉपुलेशन है, सेम ही पॉपुलेशन से मैंने क्या निकाला है, 2 बार सैंपल निकाला है, तो ये डिपेंडेंट सैंपल होगा। क्या होगा, डिपेंडेंट सैंपल होगा।
देखो अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे ना पेयर्ड टी टेस्ट की, अनपेयर्ड टी टेस्ट की, तो वो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो अभी हम लोग समझ रहे हैं। इतना समझ में आ गया क्या? अगर इतना समझ में आ गया तो देखो ध्यान से, अगर हम सभी लोग क्या लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सैंपल साइज जो है मेरे से अबव कितना है 30 है, तो मैं क्या लगाऊंगी, जेड टेस्ट लगाऊंगी। और अगर बिलो 30 है तो मैं क्या लगाऊंगी, स्टूडेंट टी टेस्ट लगाऊंगी। साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर मुझे वो अननोन है, ध्यान दें अननोन है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो भी हम लोग हमेशा टी टेस्ट ही लगाते हैं। बट अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमको पता हो और आपकी सैंपल साइज 30 से बड़ी हो, तो हम कौन से टाइप का टेस्टिंग लगाते हैं, तो हम लोग आपका जेड टेस्टिंग यहां पर लगाते हैं। ठीक है जी, दो पैरामीटर्स मैंने क्लियर करते हैं, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन और साथ ही साथ सैंपल की साइज। और इसमें भी हम लोगों ने ये चीज समझी है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है तो हम लोगों को हर केस के अंदर टी टेस्ट ही लगाना है। देखो इधर भी आप लोगों के लिए क्या है, हमारे पास में अननोन है। वेयर एज अगर सैंपल के लिए मैम आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है बट साइज जो है वो अबव 30 है, तब हम लोग क्या लगा सकते हैं, जेड टेस्ट लगा सकते हैं। कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो डायरेक्ट कहलाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट कहलाते हैं। डायरेक्ट वो होते हैं जो कि स्टूडेंट सेंट्रिक होते हैं, ठीक है जी, स्टूडेंट सेंट्रिक होते हैं। इनडायरेक्ट वो होते हैं, सॉरी उल्टा लिख दिया, डायरेक्ट वो होते हैं जो टीचर सेंट्रिक होते हैं, ठीक है, और जो इनडायरेक्ट होते हैं वो होते हैं आपके स्टूडेंट सेंट्रिक। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं जी हाइब्रिड, दोनों का मिक्स, आधे स्टूडेंट सेंट्रिक आधे टीचर सेंट्रिक। अब ये तो आपको पता ही है, टीचर सेंट्रिक मतलब जिसमें टीचर एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, स्टूडेंट पैसिव रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। मेन हीरो इसमें कौन है, टीचर है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर मेन हीरो कौन है, टीचर है, जैसे कि लेक्चर मेथड, जैसे कि मॉडलिंग, जैसे कि ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, जैसे कि टीचर डिस्कशन जो कर रहा है, टीचर लेड डिस्कशंस जो होते हैं, ठीक है ना, डीप ब्रीफिंग्स, ये सब की सब चीजें कैसे होती है, डायरेक्ट मेथड्स होते हैं। देन इनडायरेक्ट मेजर्स कौन से होते हैं, जो स्टूडेंट सेंट्रिक होते हैं, जिसमें टीचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेलीगेटर जैसा काम कर रहा है, जो लर्नर है वो कैसा है, एक्टिव है। जैसे फॉर एग्जांपल हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, जैसे कि वर्कशॉप है ना, वर्कशॉप्स, प्रोजेक्ट मेथड, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट इसमें आता है, कोऑपरेटिव लर्निंग, जैसे कोलैबोरेटिव लर्निंग भी इसी में आएगा, ठीक है, जैसे ग्रुप लर्निंग हो गया, डिस्कशंस हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, ओके। देन आपका पीयर ट्यूटरिंग, जो इंडिविजुअल ट्यूटरिंग होती है वो भी। हाँ जी, अगर याद है आपको तो ये इसी तरीके से हम लोगों ने समझा भी था, चैनल पे मैंने वीडियो भी बनाया था। इसमें जो है वो आप लोगों का टीचर क्या है, आपका हीरो है जी, टीचर कौन है जी, हीरो है, और यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो हीरो है ना, यहाँ पर स्टूडेंट हीरो है। इसके अलावा एक और चार्ट है जिसमें आपको और भी बहुत सारे, अच्छा बीच में जो दोनों मिक्स होते हैं वो मिक्स वाले मेथड्स आप लोग समझ लो अच्छे से कि जो दोनों में काम करते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो गया, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, ये दोनों तरीके से काम कर सकती है। प्रॉब्लम बेस्ड इंस्ट्रक्शंस हो गई, डिस्कवरी लर्निंग हो गई, ये दोनों का हाइब्रिड है, हाइब्रिड मॉडल पे काम कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट सेंट्रिक और टीचर सेंट्रिक का एक टेबल है जो आपको याद रखना है। यहाँ पे टीचर्स परफॉर्मर है, ऑफकोर्स ये जो है ये स्पेक्टेटर्स है। यहाँ पर टीचर ट्रांसफॉर्म करेगा या ट्रांसफर करेगा नॉलेज, यहाँ पर ये रिपीट करेंगे इस नॉलेज को एग्जाम्स के अंदर। एक्टिव कौन है, टीचर, पैसिव कौन है, स्टूडेंट। दोनों के दोनों ग्रेडिंग पर फोकस कर रहे हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट पे फोकस करें, ये इंडिविजुअल और कॉम्पिटिटिवनेस को शो करता है। वेयर एज ये कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट को शो करता है। लर्निंग एनवायरनमेंट और फोकस अंडरस्टैंडिंग पर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर ग्रेडिंग पर ज्यादा है ना, स्टूडेंट सक्सेस पर ज्यादा है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा है, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स में। तो यहाँ पर टीचर क्या है, ट्रेनर के जैसा काम कर रहा है, एक्टिव स्टूडेंट से, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सोसाइटी के लिए डिस्कवरिंग या नॉलेज क्रिएट करने की बात हम लोग कर रहे हैं, राइट। चलिए जी, अब इनके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये सब याद रखना है। ये टीचर सेंट्रिक है, नहीं अगर दिख रहा है तो मैं लिख देती हूँ। ये कैसे हैं, टीचर सेंट्रिक है, ये आपके स्टूडेंट सेंट्रिक है, ओके जी।
एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, याद रखिएगा। डेमोन्स्ट्रेशन किस में आता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस किस में आता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी किस में आएगा, ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बार बार, सारों का एक लिस्ट है, याद रखिएगा। फील्ड वर्क किस में आएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग, केस स्टडी किस में आएगा, ये आपके स्टूडेंट सेंट्रिक में आएगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो यूजुअली आप लोगों का, जैसे मैंने कहा था कि एक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, पूछा जाएगा तो लिख दीजिएगा। सेमीकंडक्टर में भी कौन सा, सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर, जिस टेक्नोलॉजी से आप लोगों का रोम या रैम बनता है ना, ये उसी कंडक्टर सेमीकंडक्टर से बनता है, इसीलिए इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर सिलिकॉन माइक्रोचिप से बनता है। सॉलिड स्टेट स्टोरेज के बारे में अगर आप लोगों से एमएसए पूछा जाए तो याद रखना कि इसका कोई भी पार्ट मूविंग नहीं होता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव के पास में या सॉलिड स्टेट स्टोरेज के पास में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, और इसी वजह से ये आप लोगों के लिए ज्यादा पोर्टेबल होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना इसको आसान होता है। ये जो है ये लेस हीट आपकी जनरेट करता है और स्पीड में ये तेज होता है कंपैरेटिवली आपकी बाकी मैग्नेटिक स्टोरेज के कंपैरिजन में, सही है। आगे अगर मैं बात करूं तो सॉलिड स्टेट स्टोरेज जो है वो इसीलिए आप लोगों का फास्ट होता है क्योंकि यहां पर जो आपका डेटा होता है वो इलेक्ट्रिकली सेव किया जाता है सिलिकॉन के चिप के ऊपर, है ना। मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी नहीं होती, जब मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी होती है तो वो मैकेनिकल वे के अंदर काम करती है, मैग्नेटिज्म के ऊपर काम करती है। यहां पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्पीड ऑफ करंट के हिसाब से काम होता है, इसीलिए ये तेज होती है ना। जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, वो मैग्नेटिज्म क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू आप लोगों का डेटा का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वेयर सॉलिड स्टेट ड्राइव में ये सब करने की कतई जरूरत मैम हमको नहीं होती है, ठीक है जी। आपका सॉलिड स्टेट आजकल क्या हो गया है, जैसे कि आपके स्मार्टफोन्स हो गए, आपके डिजिटल कैमराज हो गए हैं, आपके टैबलेट्स हो गए हैं, इन सब में कौन से प्रकार की मेमोरी यूज होती है। अगर आपके सवाल बनेगा तो क्या लिखेंगे, हमारे पास में मैम एसएसडी है जो यूज होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर मैं फोटो में भी दिखा रही हूँ, ठीक है जी। एसएसडी जो है ये आप लोगों के लिए, मैं इसीलिए बार बार इसको हार्ड डिस्क ड्राइव से कंपेयर करके पढ़ाती हूँ, क्योंकि और कुछ नहीं है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव का ही एक बेटर वर्जन है जो हमको दिया गया है, सो दैट हमारा सेकेंडरी स्टोरेज जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकता है वो हमारे पास में तेज स्पीड में आ जाए। यूजुअली हार्ड डिस्क ड्राइव बड़ा स्लो होता है मैम, और इसलिए हमको बड़ा धीरे काम करना पड़ता है, बट क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है, डेटा को लंबे समय के लिए सेव करके रख सकता है और बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो हमें एक ऑल्टरनेटिव निकालने की जरूरत थी, इसीलिए हम लोग आपका क्या लेके आए, एसएसडी लेके आए, सही है। आपको ये याद रखनी है कि ये जो है इसके पास में फ्लैश मेमोरीज बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि आपके पेन ड्राइव के पास में होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके आपके डेटा को चेंज किया जाता है, ठीक है। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा, बट लॉजिक गेट्स की मदद से ऐसा किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और उसके बाद में आप लोगों के यहाँ पर डेटा को डिजिटल वे के अंदर स्टोर किया जाता है फ्लिप फ्लॉप्स के थ्रू। लॉजिक गेट्स के अंदर आपके पास में अलग अलग तरीके के गेट्स होते हैं और इन गेट्स की मदद से हम सभी लोग किसी भी एक बिट को एट अ टाइम स्टोर करने की कैपेसिटी जनरेट करते हैं यूजिंग लैचेस, है ना, जैसे कि नैंड गेट, नॉर गेट, ये सारे गेट्स हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। इन्वर्टर गेट, इनको हम जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, एक बिट का डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी हम इनमें जनरेट करते हैं, एक ही बिट का, फिर उसकी सीरीज बना देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर्किट। तो एक्चुअली में ये जो डिजिटल सर्किट्स हैं ये आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ही होते हैं। देयरफॉर कंप्यूटर साइंस की जो मदर है वो इलेक्ट्रिकल ही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंप्यूटर साइंस की मदर है। क्यों है, क्योंकि ये रिलेटेड ही है। कंप्यूटर में हर एक चीज जो है वो डिजिटल है, क्यों, क्योंकि वो बाइनरी भाषा में काम कर रही है, 0 और 1 में बात कर रही है, ठीक है ना, डिस्क्रीट डेटा पे काम करती है, पर वो है क्या, वो सर्किट बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ऑल्दो कभी आराम से मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगी किसी दिन, या फिर आप डिजिटल की क्लास जाके देखना। वाइल एसएसडीज आर इंक्रीजिंग, साइज इनकी बहुत ज्यादा होती है। अब आपको मैं बात करूँ तो ये कॉस्टली ज्यादा होती है कंपैरेटिवली, हार्ड डिस्क ड्राइव के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, बहुत ही ज्यादा। मैम लैपटॉप में स्टोरेज का एक्सपेंडेबल करने का ऑप्शन आता है, तो एचएसडी को करना होता है क्या, एसएसडी को? देखो एचडीडी को करना होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव को, क्योंकि एसएसडी महंगा आता है,
अगर आपके पास में पहले से सॉलिड स्टेट ड्राइव है सिस्टम में, तब तो आपको मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा खास जरूरत पड़ेगी एक्सपेंड करने की। अगर ऐसा है कि पहले हार्ड ड्राइव था और फिर एक्सपेंडेबल है, तो फिर आप एसएसडी लगवा लो, ऐसा सीन होता है। ठीक है, अब उसके लिए भी आपको डीडीआर चाहिए होता है, ऑल्दो वो हमारा रेलेवेंस यहां पर नहीं है। ठीक है जी, मैकेनिकल ड्राइव जो होती है वो यूजुअली चीपर होती है सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन के अंदर, बट क्योंकि एसएसडी का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा हाई है, इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको यूज करना पसंद करते हैं। आप सभी लोगों के लिए मैं बोल रही हूं कि एसएसडी जो है उसको आप ज्यादा से ज्यादा लेवल पे इसीलिए यूज करेंगे क्योंकि आप सभी लोग क्या करना चाहते हैं, आप पोर्टेबल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स पे काम करना चाहते हैं, जैसे कि लैपटॉप्स, जैसे कि स्मार्टफोन, जैसे कि डिजिटल कैमरा, टैबलॉइड्स। हम जहां पर पोर्टेबिलिटी चाहते हैं ना, कि मैम मैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे लेके जा सकूं, ये कर सकूं, वो कर सकूं, तो इन सब चीजों के लिए हमको थोड़ी लाइट वेटेड मेमोरी चाहिए होती है ना, ये वजन में बहुत हल्की होती है। अब आपसे देखो कैसा सवाल यूजीसी नेट ने पूछा था कि राम ने एक नया लैपटॉप खरीदा है, अब वो जो नया लैपटॉप है वो बहुत कम हीट को जनरेट करता है, वजन में बहुत ज्यादा हल्का है, स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज है ना, तो आप बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राम ने एक एसएसडी वाला लैपटॉप खरीद लिया था। मैग्नेटिक डिवाइसेस जो होती है, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ये कुछ इस तरीके की आप लोगों को दिखती है। मैं और थोड़ा ज्यादा इनका क्लियर विजन आप लोगों को देती हूँ। जैसे कि हार्ड डिस्क कुछ इस तरीके का आप लोगों का हार्ड डिस्क दिखता है, ये देखो ध्यान से। अब देखो मैं आप लोगों को ये डिटेल में क्यों समझा रही हूं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में आप डिटेल के ही सवाल पूछने लग गए हैं। आप देखो सीन ऐसा है, आपके पास में जो ये आप लोगों की हार्ड ड्राइव होती है, इस हार्ड ड्राइव में आप मान लीजिए कि एक तरीके की डिस्क लगी हुई है ना, ये डिस्क, ये जो डिस्क है ये ऊपर की तरफ भी इसके डेटा रख सकते हो, नीचे की तरफ भी आप इस पर डेटा स्टोर करके रख सकते हो, मैग्नेटिज्म का यूज करके रखा जाता है। और ऐसी आपके पास में मल्टीपल डिस्क होती है, डिस्क प्लेटर इसको बोलते हैं, एक ही नहीं होती है, मल्टीपल होती है। एक आपके पास में आर्म स्टैंड होता है और यहां पर होता है आपका ये जो कहलाता है, ये कहलाता है रीड एंड राइट हेड। समझ रहे हैं, रीड एंड राइट हेड। अब होता क्या है, ये जो आप लोगों का क्या है डिस्क है, ये रोटेट करता रहता है कंटिन्यूसली। जैसे एसएसडी के अंदर तो कोई मूविंग पार्ट नहीं था, हार्ड डिस्क ड्राइव में मूविंग पार्ट होता है, इसीलिए पोर्टेबल नहीं होते हैं। ये क्या करता है, डिस्क रोटेट करता रहता है इस स्पिंडल के अराउंड, देखो रोटेशन लिखा हुआ है ना, ये रोटेट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, यानी ये रोटेट करता रहता है, पर रीड राइट हेड अपनी जगह पे ही रहता है। बट फिर भी रीड राइट हेड हर सेकेंड, सोचो ना, अलग अलग पोजीशन पे आता होगा, क्योंकि ये मैं अगर पर्टिकुलर रख रही हूँ और ये घूमता जा रहा है, तो भाई मेरा रीड राइट हेड तो अलग अलग पॉइंट्स को करेगा ना शोकेस। बस इसी तरीके से आपको समझना है कि आपके पास में इस तरीके से, अगर मैं 2D में बनाऊं तो कुछ इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स में आप लोगों की डिस्क डिवाइडेड होती है। इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल से इस तरीके से सेक्टर्स बने हुए होते हैं जहां पर आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा रखा होता है। ठीक है ना, जो ये आप लोगों के लिए मैंने बनाया है ये कहलाता है सेक्टर्स। सर्किल का सेक्टर क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे, है ना, ये क्या है, सेक्टर्स है। और ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स मैंने बनाए हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं ट्रैक्स। ये क्या कहलाते हैं, ट्रैक्स। जैसे कि अब मैं यहाँ पर नंबरिंग कर दूं तो, जैसे कि ये ट्रैक नंबर 0, ट्रैक नंबर 1, ट्रैक नंबर 2, ट्रैक नंबर 3, है ना। आप लोगों के लिए मैं नंबर कर दूं तो देखो, ये आपका सेक्टर नंबर 1, ये आप लोगों का सेक्टर नंबर 2, ये आपका सेक्टर नंबर 3, ये सेक्टर नंबर 4, ये सेक्टर नंबर 5, ये सेक्टर नंबर 6, ये सेक्टर नंबर 7। इस तरीके से टोटल आप लोगों के पास में 7 सेक्टर्स होते हैं। मतलब 7 ही नहीं होते, मैं तो एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। ठीक है, तो आपके पास में ट्रैक होता है, आपके पास में सेक्टर्स होते हैं, और ये जो ट्रैक और सेक्टर का इंटीग्रेशन जहां होता है, मर्ज जहां होता है, इंटरसेक्शन जहां होता है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ब्लॉक या फिर बाइट। बाइट बोलते हैं, और यहीं पर आपका डेटा रखा होता है। सोच रहे हो कितना स्पेसिफाइड तरीके से आप लोगों का डेटा यहां रखा होता है। अब ये जो रीड राइट हेड है, इमेजिन करिएगा, ये रोटेटिंग डिस्क पे अलग अलग जगह पर जाके, अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग ट्रैक में जाके पर्टिकुलर इस सेल पर जाता होगा, पर्टिकुलर इस ब्लॉक पर, इस बाइट पर जाता होगा और डेटा को उठा के लेके आता होगा, डेटा को रीड करता होगा, डेटा को राइट करता होगा। राइट मतलब डेटा को सेव करना, रीड मतलब डेटा को पिक करना। समझ रहे हैं? तो सिनेरियो ऐसा है कि यहां पर आप लोगों से सवाल कैसा पूछा जाता है कि ये जो डिस्क प्लेटर होता है
इसमें न्यूमरस टाइप्स ऑफ डिस्क होती है, न्यूमरस टाइप्स ऑफ आप लोगों की डिस्क होती है, दोनों वेज, बोथ वेज यहाँ पर ये प्रिंटेड होती है, सही है। साथ ही साथ बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, बहुत सारे आप लोगों के पास में सेक्टर्स होते हैं, दोनों का इंटीग्रेशन ब्लॉक या बाइट जहां पर डेटा रखा होता है। एमएसओ आएगा ना तो सारी बातें भूल जाओगे, मैं सच्ची बता रही हूँ, आपस में लगे हुए हो। जब इसका एमएसओ आएगा ना, वहां पर आप लोगों से 4 स्टेटमेंट दिए होंगे, पूछा जाएगा कि हार्ड डिस्क के बारे में कौन सा सही है कौन सा गलत है, उस दिन आपको मेरी बातें याद आएगी, उस दिन मेरी क्लास याद आएगी, है ना। या तो आप बस यही करते रहो, सिलेबस में ये है, उसमें वो है, उसका क्लास का वो है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस समय पर उस पर ध्यान नहीं है, बाकी दुनिया जहान की बातों पे ध्यान है। डाउट बाद में भी पूछ सकते हो, कौन सी क्लास देखनी है, कहाँ प्लेलिस्ट में ढूंढना है, ये बाद में भी पूछ सकते हो, अभी जो पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दे लो। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस, पर आपको वही तरीका चाहिए, आपके लिए वही क्लासेस बेस्ट है। वो 4 क्वेश्चन लगा के दिखा दूं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो 4 क्वेश्चन जीवन भर रट लो, बस वही बहुत है। समझ ही नहीं आता, मतलब लगे हुए हैं, समझ ही नहीं रहे कितना इंपॉर्टेंट चीज हम समझ रहे हैं यहाँ पर। एनी विच वेज, जो पढ़ने आए मैं उनका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूंगी। तो बात ऐसी है कि आप लोगों के पास में ये सिनेरियो होता है। अब 2 टर्म्स आप लोगों से पिछले साल के एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, तो उसके ऊपर मैं बात कर लेती हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों से पूछा जाता है कि देखो, अगर मुझे डेटा को ढूंढना है तो मुझे करेक्ट ट्रैक पर पहुंचना होगा और करेक्ट सेक्टर पर पहुंचना होगा। क्या मुझसे आप अग्री करते हैं? यस मैम, बिल्कुल अग्री करते हैं। तो सिनेरियो ऐसा है, करेक्ट सेक्टर में पहुंचने और करेक्ट ट्रैक में पहुंचने, इसके लिए कुछ समय लगता होगा, बिल्कुल लगता है। एक समय कहलाता है सीक टाइम और एक कहलाता है आप लोगों का रोटेशनल लेटेंसी। ठीक है जी, एक कहलाता है सीक टाइम और एक कहलाता है रोटेशनल लेटेंसी, सही है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि रोटेशनल लेटेंसी किससे रिलेटेड है? आपके करेक्ट सेक्टर से रिलेटेड है, और सीक टाइम किससे रिलेटेड है? आप लोगों के लिए करेक्ट ट्रैक से रिलेटेड है, सही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज सीक टाइम, तो क्या बोलोगे कि मैम सीक टाइम का मतलब ये होता है कि कोई भी आप लोगों का डेटा है ना, अगर मुझे ढूंढना है किसी भी वे के अंदर, अगर मुझे डेटा ढूंढना है तो करेक्ट ट्रैक पर पहुंचने के लिए मुझे जितना समय लगता है वो समय क्या कहलाता है? वो समय कहलाता है मैम मेरे लिए सीक टाइम। याद रखेंगे, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि कितना डेटा रखना है, वो डिपेंड करता है किस साइज की आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है, ऐसे पहले से कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और रोटेशनल लेटेंसी किससे रिलेटेड है? रोटेशनल लेटेंसी रिलेटेड होती है बच्चे करेक्ट सेक्टर से पहुंचने के लिए। मैच द कॉलम भी आ सकता है या फिर आप लोगों से डायरेक्टली एमएसओ भी पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोगों के लिए, कोई भी एक हार्ड ड्राइव जो होती है यूजुअली एक मैकेनिकल ड्राइव के जैसा काम करती है। वाई मैकेनिकल? मैकेनिकल एनर्जी लग रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के मूवमेंट की वजह से कोई एक एनर्जी क्रिएट हो रही है, हेंस मैकेनिकल। मैकेनिकल यही तो होता है ना, मैकेनिकल मतलब क्या होता है मैम? मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है। दोनों में से कौन सा ज्यादा फास्टर है? दोनों में से किसकी लाइफ स्पैन ज्यादा है? अभी पूछा था मैंने आप लोगों से, देखो लॉन्गर लाइफ स्पैन हार्ड डिस्क ड्राइव की होती है। कौन सा ज्यादा चीप है? कौन सा मैकेनिकल है? कौन सा आप लोगों का फ्रेजाइल होता है? टूटने के चांसेस किसके ज्यादा हैं? और अगर मैं बात करूं तो कौन किसके लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? मैम ये पोर्टेबिलिटी के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, गेमिंग के लिए, वीडियोस के लिए एसएसडी अच्छा है। क्यों? उसमें आपको रैपिड इनपुट आउटपुट चाहिए, रीड राइट बहुत तेज चाहिए। यहाँ पर फोटोज हो गई, स्टोरिंग एक्स्ट्रा डेटा हो गया, उसके लिए मैम आप हार्ड डिस्क ड्राइव यूज करिए।